नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। चैनल का नाम है मेरी किताबें। पुस्तक संपन्नता के छिपे हुए रहस्य, जिसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। प्रस्तुत है पुस्तक का अगला भाग। दूसरा महत्वपूर्ण मोड़। किस्मत ने करवट बदली और मैं एक बड़ी कास्ट उत्पादन कंपनी का सेल्स मैनेजर बन गया। मैं लकड़ियों के बारे में कुछ नहीं जानता था और सेल्स प्रबंधन के बारे में भी कुछ नहीं जानता था, लेकिन मैं बस इतना जानता था कि मुझे जितना भुगतान मिलता है उससे ज़्यादा और बेहतर सेवा करने से लाभ होता है। इस सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए मैं अपने नए पद पर पहुंचा। मुझ में लकड़ी बेचने के बारे में तमाम जानकारी मालूम करने का संकल्प था। मेरा रिकॉर्ड अच्छा था। एक साल में मेरी तनख्वाह 2 बार बढ़ी और मेरा बैंक बैलेंस भी बढ़ता जा रहा था। मैंने अपने नियोक्ता की लकड़ी बिक्री का प्रबंधन इतनी अच्छी तरह किया कि उन्होंने एक नई कास्ट कंपनी बना ली। मुझे पुरस्कार में इस कंपनी की साझेदारी मिली और मैं कारोबार का आधा मालिक बन गया। लकड़ियों का कारोबार अच्छा चल रहा था और हम समृद्ध होने लगे। मैं इंद्रधनुष के छोर को करीब और करीब आते देख सकता था। मुझ पर पैसे और सफलता की बारिश हर दिशा से होने लगी। अब मेरा पूरा ध्यान उस स्वर्ण कलश पर जम गया था जिसे मैं अपने ठीक आगे साफ साफ देख सकता था। उस वक्त तक मेरे मन में भी कभी यह ख्याल ही नहीं आया था कि सफलता का पैमाना दौलत के सिवाय कुछ और भी हो सकता है। बैंक में पैसा मेरे लिए सफलता का अंतिम प्रमाण था। मैं प्रसन्नचित्त अमीर इंसान बनने की राह पर था। लकड़ी कारोबार में मैंने फटाफट लोगों से मित्रता की और जल्दी ही सम्मेलनों तथा बैठकों में सामने वाली कतार का आदमी बन गया। मैं तेजी से सफल हो रहा था और मैं यह बात जानता था, सबसे बढ़कर मैं जानता था कि मैं इस कारोबार के लिए सबसे अच्छी तरह उपयुक्त था। कोई भी चीज़ मुझे अपना कारोबार बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी, यानी जो हुआ उसके अलावा कोई भी चीज़। अदृश्य हाथ ने मुझे घमंड से उछलने दिया जब तक कि मैं खुद को महत्वपूर्ण नहीं समझने लगा। अब मैं अधिक संयत वर्षों और मानवीय घटनाओं की ज़्यादा सटीक व्याख्या की रोशनी में सोचता हूँ कि क्या अदृश्य हाथ जानबूझकर इंसानों को घमंड में आत्ममुग्धता से हमें नहीं उछलने देता है, जब तक कि हम यह नहीं देख लेते कि हम कितना साधारण काम कर रहे हैं और इसे छोड़ नहीं देते। चाहे जो हो, मेरे सामने एक स्पष्ट मार्ग दिख रहा था। भट्टी में कोयला था और टैंक में पानी था। मेरे हाथ में थ्रॉटल था और मैंने इसे चौड़ा खोल दिया। किस्मत एक हथौड़ा लेकर मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही थी और इस हथौड़े पर कपड़े का खोल नहीं था, लेकिन जाहिर है जब तक यह मेरे सिर पर नहीं पड़ा तब तक मैं इसे नहीं देख पाया। मेरी कहानी दुखद थी, लेकिन ऐसी नहीं थी कि यहाँ किसी दूसरे के साथ ना हुई हो, बशर्ते वह ईमानदारी से बताए। साफ आसमान से जैसे बिजली गिरी और मैं 1907 की दहशत की चपेट में आ गया। रातों रात मेरा हर डॉलर चला गया। कारोबार में मैं जिस व्यक्ति का साझेदार था उसने हाथ खींच लिए। वह दहशत में था, लेकिन उसे नुकसान नहीं हुआ था। अब मेरे पास एक ऐसी खोखली कंपनी के सिवा कुछ नहीं बचा था जिसके पास अच्छी साख के अलावा कुछ नहीं था। मैं उस साख की बदौलत $1,00,000 की लकड़ी खरीद सकता था। एक बदमाश वकील ने, जिसने बाद में किसी दूसरे अपराध के लिए सजा काटी, जिसके विवरण इतने ज़्यादा हैं कि बताए नहीं जा सकते, इस साख को बनाने और उस कास्ट कंपनी से फ़ायदा उठाने का अवसर ताड़ा जो मेरे हाथों में छोड़ दी गई थी। उसने दूसरे लोगों के साथ मिलकर मेरी कंपनी खरीद ली और उसे चलाने लगी। 1 साल बाद मुझे पता चला कि उन्हें जितनी लकड़ी उधारी पर मिल सकती थी उन्होंने वह सब खरीद ली। फिर वे उसे बेचकर सारा पैसा अपनी जेब में रखते थे। इस तरह उन्होंने अपने लेनदारों को धोखा दिया और मैं इसका मासूम साधन बन गया। लेनदारों को बहुत बाद में पता चला कि कंपनी के साथ मेरा किसी तरह का संबंध नहीं था। मेरी साख के गलत इस्तेमाल की वजह से कुछ लोगों को घाटा हुआ, लेकिन सच कहा जाए तो यह सफलता मेरे जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, क्योंकि इसने मुझे एक ऐसे कारोबार से बाहर निकलने पर मजबूर किया जिसमें पैसे के सिवा कुछ और पाने की संभावना नहीं थी और अंदरूनी व्यक्तिगत विकास का कोई अवसर नहीं था। मैं दहशत के दौरान अपनी कंपनी बचाने के लिए पूरी शक्ति से लड़ा, लेकिन मैं किसी शिशु की तरह असहाय था और तूफान ने मुझे लकड़ी के कारोबार से उठाकर विधि महाविद्यालय में धकेल दिया। यहाँ मैं अपने अज्ञान, गुरूर और निरक्षरता की तिकड़ी को हटाने में सफल हुआ और एक ऐसी तिकड़ी है जिसके खिलाफ कोई व्यक्ति सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता।
तीसरा महत्वपूर्ण मोड़ मुझे लकड़ी के कारोबार से विधि के अध्ययन तक पहुंचाने के लिए 1907 की दहशत और इसकी लाई असफलता जरूरी थी। असफलता के सिवा, या फिर जिसे मैं तब असफलता कहता था, पृथ्वी की कोई ऐसी चीज ऐसा नहीं कर सकती थी। इस तरह मेरे जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण मोड़ असफलता के पंखों पर चढ़कर आया और मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा कि हर असफलता में एक महान सबक होता है, चाहे हमें उस सबक का पता चले या ना चले। विधि महाविद्यालय में दाखिला लेते वक्त मुझे दृढ़ विश्वास था कि मैं इंद्रधनुष के छोर तक पहुँचने और अपने स्वर्ण कलश पर दावा करने के लिए अच्छी तरह तैयार हो जाऊँ। अब भी मेरे मन में पैसा इकट्ठा करना ही सबसे बड़ी इच्छा थी, लेकिन जिस चीज़ की मैं सबसे ज़्यादा पूजा करता था वह पृथ्वी की सबसे मायावी चीज़ निकली, क्योंकि यह हमेशा मुझे गच्चा दे जाती थी, हमेशा करीब दिखती थी लेकिन पहुँच के जरा सा बाहर रहती थी। मैं रात को विधि महाविद्यालय में जाता था और दिन में ऑटोमोबाइल सेल्समैन का काम करता था। लकड़ी के कारोबार में मेरा बिक्री अनुभव यहाँ बड़ा लाभकारी साबित हुआ। मैं तेजी से सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता गया, क्योंकि यहाँ भी मैंने पारिश्रमिक से ज़्यादा और बेहतर सेवा करने की आदत को कायम रखा। यहाँ मेरा काम इतना अच्छा चल रहा था कि मेरे सामने ऑटोमोबाइल निर्माण कारोबार में दाखिल होने का अवसर आ गया। मैंने ऑटोमोबाइल मैकेनिकों की ज़रूरत को देखते हुए एक प्रशिक्षण विभाग खोल लिया और साधारण मशीन चलाने वाले लोगों को ऑटोमोबाइल की असेंबलिंग और मरम्मत के काम का प्रशिक्षण देने लगा। एक बार फिर मुझे इंद्रधनुष का छोर दिखने लगा। एक बार फिर मुझे लगा कि आखिरकार मैंने संसार में अपना खास काम पा लिया था। एक बार फिर मैं ये मानकर चलने लगा कि कोई भी चीज़ मेरी दिशा नहीं बदल सकती और मुझे ऑटोमोबाइल कारोबार से दूर नहीं ले जा सकती। मेरे बैंकर ने जब मुझे अमीर बनते देखा तो उसने विस्तार करने के लिए मुझे कर्ज दे दिया। उसने मुझे कारोबार की बाहरी पंक्तियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। मेरा बैंकर मुझे संसार के सबसे बड़े लोगों में से लगता था। उसने किसी जमानतदार के बिना सिर्फ मेरे दस्तखत के बदले में मुझे कई हजार डॉलर का कर्ज दे दिया। लेकिन काश, जैसा हमेशा होता है, मीठे के बाद आमतौर पर कड़वा आता है। मेरा बैंकर मुझे तब तक कर्ज देता रहा जब तक कि मैं निराशाजनक रूप से उसके कर्ज के जाल में नहीं फंस गया, और इसके बाद उसने मेरा कारोबार कुर्क कर लिया। यह सब इतना अचानक हुआ कि मैं हक्का बक्का रह गया। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे अब भी इंसानों के तौर तरीकों के बारे में बहुत कुछ सीखना बाकी था, खासतौर पर मेरे बैंकर जैसे इंसानों के बारे में। हालांकि बैंकिंग कारोबार के प्रति न्यायपूर्ण रहते हुए मुझे यह कहना होगा कि इस तरह के इंसान उस कारोबार में अपवाद है। मैं एक ऐसा व्यापारी था जिसकी आमदनी जबरदस्त थी, जिसके पास आधा दर्जन महंगी कारें थी और कई तरह की संपत्ति भी थी जिनकी मुझे जरूरत नहीं थी। लेकिन तब मैं यह बात नहीं जानता था, इस समृद्धि से मैं अचानक गरीबी के गर्त में पहुंच गया। इंद्रधनुष का छोर गायब हो चुका था। कई साल बाद मुझे समझ आया कि यह असफलता शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान थी, क्योंकि इसने मुझे एक ऐसे कारोबार से बाहर निकलने को मजबूर किया जो मानवीय पहलू विकसित करने में कोई मदद नहीं करता था, और इसने मुझे एक ऐसे मार्ग पर पहुंचाया जिसने मुझे एक समृद्ध अनुभव दिया जिसकी मुझे भारी जरूरत थी। यहाँ मैं यह कहना सार्थक समझता हूँ कि इस घटना के कुछ साल बाद मैं वॉशिंगटन डीसी गया। जिज्ञासावश मैं पुराने बैंक गया जहाँ के बैंकर ने मुझे कभी उदारता से कर्ज दिया था। मुझे उम्मीद थी कि वह बैंक अब भी समृद्ध होगा। मैं यह जानकर बहुत निराश हुआ कि बैंक का कारोबार ठप हो गया था। बैंकिंग हाउस का इस्तेमाल कर्मचारियों के लंच रूम के लिए हो रहा था और मेरा पुराना बैंकर मित्र अब कंगाली व अभाव का शिकार था। मैं उससे सड़क पर मिला और वह लगभग दिवालिया हो चुका था। उसकी लाल और फूली आंखें देखकर मैंने जिंदगी में पहली बार यह प्रश्न किया कि क्या इंद्रधनुष के छोर पर पैसे के अलावा कोई दूसरी मूल्यवान चीज भी हो सकती है। ध्यान रहे, यह प्रश्न अस्थायी था और खुला विद्रोह नहीं था। नहीं, मैंने इतने ऐसे लंबे समय तक दिमाग में रखा कि जवाब मिल जाए। यह तो सिर्फ एक विचार के रूप में आया और मेरे दिमाग से जल्दी ही बाहर निकल गया। अगर तब मुझे मानव घटनाओं की व्याख्या के बारे में उतना मालूम होता जितना कि आज है, तो मैं उस परिस्थिति को इस तरह देखता कि अदृश्य हाथ मुझे कोहनी मार रहा है। अगर तब मैं मुआवजे के नियम के बारे में जानता तो मुझे अपने बैंकर को कंगाल देखकर हैरानी नहीं होती। बहुत बाद में मुझे पता चला
कि मैं अकेला ही उसके कारोबारी पैंतरों का शिकार नहीं हुआ था, सैकड़ों दूसरे लोग भी हुए थे। मैंने ऑटोमोबाइल बिजनेस में बने रहने की जी तोड़ कोशिश की। इससे ज्यादा जुझारू युद्ध मैंने जिंदगी में कभी नहीं लड़ा था। मैंने अपनी पत्नी से भारी उधार लिया और उसे भी उस कारोबार को बचाने के निरर्थक प्रयास में गंवा दिया, जिसके बारे में मैं सोचता था कि इसी कारोबार के लिए मैं सबसे अच्छी तरह उपयुक्त हूँ। लेकिन जिन शक्तियों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था और जिन्हें मैं उस वक्त समझना नहीं था, ऑटोमोबाइल कारोबार में बने रहने की मेरी तमाम कोशिशें नाकाम कर दी। मेरा अहंकार चूर चूर हो गया और मैंने आखिरकार परिस्थितियों के सामने समर्पण कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए, इसलिए मैं अपने कानूनी ज्ञान के इस्तेमाल की राह पर चल दिया। चौथा महत्वपूर्ण मोड़, चूंकि मैं अपनी पत्नी का पति था और मेरे ससुराल वाले प्रभावशाली लोग थे, इसलिए मुझे एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेशन में मुख्य वकील के सहायक की नौकरी मिल गई। मेरी तनख्वाह नौसिखियों को मिलने वाली तनख्वाह से बहुत ज़्यादा थी और मेरे ज्ञान के अनुपात में तो और भी ज़्यादा थी। लेकिन प्रभावशाली लोगों की सिफारिश में दम होता है, इसलिए मेरे 5 उंगलियां घी में थी। मुझ में कानूनी योग्यता की जो कमी थी, उसकी भरपाई मैंने बिजनेस कॉलेज में सीखे दमदार बुनियादी सिद्धांत से की, जहाँ भी संभव हो पारिश्रमिक से ज़्यादा और बेहतर सेवा प्रदान करना। मैं बगैर किसी मुश्किल के अपने पद को संभाल रहा था। मेरी नौकरी जिंदगी भर चल सकती थी अगर मैं वहाँ बने रहना चाहता। एक दिन मैंने ऐसा काम किया जिसे मेरे करीबी मित्रों और रिश्तेदारों ने बहुत मूर्खतापूर्ण कदम कहा। मैंने अचानक वह नौकरी छोड़ दी। इसका कारण मैंने वह बताया जो मुझे बहुत दमदार लग रहा था, लेकिन मुझे परिवार वालों को यकीन दिलाने में मुश्किल आई कि मैंने समझदारी से काम किया था, और अपने कुछ मित्रों को यह विश्वास दिलाने में तो और भी ज़्यादा मुश्किल आई कि मेरा दिमाग पूरी तरह ठीक ठाक था। मैंने वो पद इसलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे वह काम बहुत ही आसान लग रहा था और मैं उसे बिना किसी प्रयास के कर रहा था। मैंने खुद को निष्क्रियता की आदत में फिसलते देखा। मुझे महसूस हुआ कि मुझे आसान चीज़ों से प्रेम होने लगा है और मैं जानता था कि जल्दी ही मैं अवनति के मार्ग पर पहुंच जाऊंगा। ये यात्रा जारी रखने के लिए कोई खास प्रेरक इच्छा नहीं थी। मैं मित्रों और रिश्तेदारों के बीच था। मेरे पास एक ऐसी नौकरी थी जिसे मैं जितने समय तक चाहता कर सकता था। तनख्वाह इतनी थी कि मकान, अच्छी कार और उसे चलाने के लिए पर्याप्त ईंधन की व्यवस्था आराम से हो जाती थी। मुझे और क्या चाहिए था? मैं इसी नजरिए की ओर फिसल रहा था। यह देखकर मैं चौंक उठा। मैं उस वक्त दूसरे मामलों में भले ही अज्ञानी था, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझ में इतनी समझ थी कि शक्ति और विकास केवल संघर्ष से ही आते हैं, अनुपयोग से कमजोरी और क्षय होता है। यह कदम मेरे जीवन का अगला सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। हालांकि इसके बाद 10 वर्ष की ऐसी मेहनत भी आई जो मानव हृदय का लगभग हर दुख साथ लेकर आई। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी जहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं मित्रों तथा रिश्तेदारों के बीच रह रहा था और सभी मानते थे कि मेरे सामने एक उज्जवल और बहुत ही आशाजनक भविष्य था। मैं खुलकर स्वीकार करता हूँ कि मुझे बाद में हमेशा इस बात पर आश्चर्य हुआ कि मैंने क्यों और कैसे वह कदम उठाने का साहस इकट्ठा कर लिया। जहाँ तक मैं सही तरीके से व्याख्या कर सकता हूँ, मैं एक तरह के आभास या प्रेरणा के बाद अपने निर्णय पर पहुँचा जिसे मैं बहुत कम समझता था। मैं तार्किक दृष्टिकोण से इस निर्णय पर नहीं पहुँचा था। मैंने रहने के लिए शिकागो शहर को चुना क्योंकि मैं मानता था कि शिकागो संसार की सबसे प्रतिस्पर्धी जगह है। मुझे लगा कि अगर मैं शिकागो पहुंचकर किसी वैध काम में सफल हो जाता हूं, तो मैं खुद के सामने ये साबित कर दूंगा कि मुझ में वह कुव्वत है जो एक दिन सच्ची योग्यता में विकसित हो सकती है। यह बड़ा ही असामान्य तर्क था। कम से कम यह उस वक्त मेरे लिए तो असामान्य था। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि हम इंसान अक्सर उस बुद्धि के लिए श्रेय ले लेते हैं जिसके हम सचमुच हकदार नहीं होते। हम अक्सर उन कारणों के परिणामों या बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णयों के लिए श्रेय ले लेते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता और जिनके लिए हम किसी तरह से जिम्मेदार नहीं होते। यह एक ऐसा विचार है जो सुनहरे तार की तरह मेरे जीवन के 7 और सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों के विश्लेषण में चलता है। देखिए, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हमारे सारे काम नियंत्रण के बाहर के कारणों से नियंत्रित होते हैं, लेकिन मेरी प्रबल राय है कि बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपने जीवन के निर्णायक मोड़ों का अध्ययन और सही व्याख्या करें, खासतौर पर वहाँ जहाँ हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद हमें एक दिशा से दूसरी दिशा में पहुँचा दिया जाता है। इस अजीब असंगति के बारे में कोई अवधारणा या परिकल्पना नहीं दे रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आप अपनी आत्मा की व्याख्या करने वाली शक्ति के जरिए अपना जवाब खुद खोज लेंगे।
मैं बिना किसी सिफारिश के शिकागो आया था। मेरा लक्ष्य अपनी योग्यता के दम पर कुछ करना था, या कम से कम जिसे मैं अपनी योग्यता मानता था। मुझे विज्ञापन मैनेजर के पद पर नियुक्ति मिल गई। मैं विज्ञापनों के बारे में लगभग कुछ नहीं जानता था, लेकिन सेल्समैन के रूप में मेरा पुराना अनुभव मेरे बचाव के लिए आगे आया और मेरी पुरानी मित्र पारिश्रमिक से ज़्यादा सेवा प्रदान करने की आदत ने उस जगह पर मेरा सिक्का जमा दिया। वहाँ पहले साल मैंने उम्मीद से कहीं ज़्यादा कमाई की। मैं दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा था। धीरे धीरे इंद्रधनुष मेरे चारों तरफ गोला बनाने लगा। मैंने फिर एक बार देखा कि सोने का चमचमाता पात्र मेरी पहुंच के बहुत करीब था। महत्वपूर्ण बात यह है कि सफलता का मेरा पैमाना हमेशा डॉलरों के संदर्भ में था और मेरे इंद्रधनुष का छोर स्वर्ण कलश के सिवा किसी दूसरी चीज का वादा नहीं करता था। इस समय तक अगर यह विचार मेरे मन में कभी आया भी हो कि इंद्रधनुष के छोर पर स्वर्ण कलश के अलावा कोई चीज मिल सकती है, तो वह विचार क्षणिक था और उसका खास असर नहीं हुआ। इतिहास में बहुतेरे प्रमाण मिलते हैं कि जश्न के बाद आमतौर पर पतन आता है। मेरा जश्न चल रहा था, लेकिन मुझे इसके बाद पतन की कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं लगता था कि कोई पतन का अनुमान तब तक लगा सकता है जब तक कि यह आ न जाए, लेकिन यह अवश्य आएगा जब तक कि आपके बुनियादी मार्गदर्शक सिद्धांत दमदार न हो। पांचवा महत्वपूर्ण मोड़, विज्ञापन मैनेजर के रूप में मैंने बहुत अच्छा काम किया। कंपनी के प्रेसिडेंट मेरे काम के प्रति आकर्षित हुए और बाद में मशहूर राष्ट्रव्यापी बेट्सी रोस कैंडी कंपनी स्थापित करने में मदद की। मैं इसका प्रेसिडेंट बन गया और इस तरह मेरे जीवन का अगला सबसे महत्वपूर्ण मोड़ शुरू हुआ। कारोबार फैलने लगा और 18 शहरों में हमारी चेन के स्टोर खुल गए। एक बार फिर मैंने इंद्रधनुष के छोर को अपनी पहुंच के भीतर देखा। मुझे लगने लगा कि आखिरकार मुझे ऐसा व्यवसाय मिल गया है जिसमें मैं जिंदगी भर रहना चाहता हूँ। मैं खुलकर मानता हूँ कि हमारी नीति और हमारा कारोबार एक दूसरी कैंडी कंपनी की नकल पर आधारित थे, जिसका पश्चिमी मैनेजर मेरा मित्र व पूर्व व्यावसायिक सहयोगी था, और उसकी भारी सफलता की वजह से ही मैं कैंडी कारोबार में गया था। अब आप मेरे बताने से पहले ही हमारे कैंडी उद्यम के बंद होने का अनुमान लगा सकते होंगे। यहाँ मुझे थोड़ा भटकने की अनुमति दें, क्योंकि मैं उस बिंदु पर दार्शनिक बात करना चाहता हूँ जिसने करोड़ों लोगों को पराजित किया है। खुद की योजना बनाने के बजाय किसी दूसरे की योजना चुराने की परंपरा। जनता कभी उस व्यक्ति के साथ सहानुभूति नहीं रखती जो स्पष्ट रूप से किसी दूसरे की योजना की नकल कर रहा हो, भले ही ऐसा कानूनी रूप से प्रतिबंधित ना हो। न ही जनता का द्वेष वो सबसे विनाशकारी घटक है जिसे यह गलती करने वाले को झेलना होता है। नकल की वजह से आमतौर पर वह उत्साह खत्म हो जाता है जो इंसान उस योजना में लगाता है जो उसके अपने दिल में बनती है और उसने अपने दिमाग में परिपक्वता तक पहुंचती है। कुछ समय तक हर चीज सुचारू ढंग से हुई, जब तक कि मेरे कारोबारी सहयोगी और बाद में हमारे कारोबार में लाए गए तीसरे व्यक्ति के मन में विचार आया कि बिना पैसे दिए मेरे हितों को नियंत्रित कर लें। यह एक ऐसी गलती है जिसके बारे में लोग तब तक नहीं समझ पाते हैं जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाती और उन्हें अपनी मूर्खता की कीमत चुकाने की नौबत ही नहीं आ जाती। उनकी योजना कारगर रही, लेकिन मैंने उनकी उम्मीद से ज़्यादा कठोर अंदाज में प्रतिरोध किया। इसलिए मुझे भव्य विच्छेद तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक झूठा आरोप लगाकर मुझे गिरफ्तार करा दिया और अदालत के बाहर समझौते का प्रस्ताव रख दिया। शर्त यह थी कि मैं कंपनी में अपनी हिस्सेदारी उन्हें दे दूं। मैंने इनकार कर दिया और मुकदमा लड़ने पर अड़ा रहा। जब समय आया तो मुकदमा चलाने के लिए मेरे सामने कोई नहीं खड़ा था। हमने अभियोजन पर जोर दिया और अदालत से आग्रह किया कि वे शिकायत करने वाले गवाह को तलब करें और उनसे मुकदमा चलवाएं। ऐसा ही किया गया। मामले के ज़्यादा आगे बढ़ने से पहले ही जज ने कार्यवाही रोक दी और ये कहते हुए मुकदमा खारिज कर दिया, यह तो दबाव डालने की कोशिश के सबसे निंदनीय मुकदमों से एक है जो आज तक मेरे सामने आए हैं। अपने सम्मान की रक्षा के लिए मैंने मानहानि के हर्जाने का दावा दायर कर दिया। इस मुकदमे की सुनवाई 5 साल बाद हुई और मुझे शिकागो की वरिष्ठ अदालत में बहुत बड़ी राशि स्वीकृत हुई। इस मुकदमे को मानहानि या टोर्ट एक्शन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि यह प्रतिष्ठा को दुर्भावनापूर्ण चोट पहुंचने के बदल में क्षतिपूर्ति का दावा है। मानहानि मुकदमे के तहत हासिल निर्णय में पैसा दिए जाने तक दोषी व्यक्ति को जेल में डालने का प्रावधान भी होता है। लेकिन मुझे लगता है कि धरती पर जिस कानून ने मानहानि पर निर्णय सुनाया
उससे भी ज़्यादा बड़ा और सटीक कानून उन 5 वर्षों के दौरान काम कर रहा था, क्योंकि एक व्यक्ति जिसके दिमाग ने मुझे गिरफ्तार कराने की योजना बनाई थी, मानहानि की सुनवाई से पहले ही जेल में किसी दूसरे जुर्म की सजा काट रहा था। दूसरा व्यक्ति जीवन में ऊंचे मुकाम से गिरकर गरीबी और अपमान भरा जीवन जीने के लिए अभिशप्त था। मेरे निर्णय शिकागो की वरिष्ठ अदालत के अभिलेखों में मेरे अच्छे चरित्र के मौन प्रमाण के रूप में खड़ा है। साथ ही यह इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज का प्रमाण भी है। यह इस बात का प्रमाण है कि सत्य खोजने वालों की तकदीर को मार्गदर्शन देने वाले अदृश्य हाथ ने मेरी प्रकृति से एक पौंड गोश्त लेने या प्रतिशोध लेने की सारी इच्छा मिटा दी थी। मैंने हर जाने की राशि वसूल नहीं की, ना ही करूँगा। मैं इसे कभी वसूल इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि इसका भुगतान हो चुका है, कई गुना ज़्यादा। यह उन लोगों के खून, पश्चाताप, अफसोस और असफलता में चुका दी गई है जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मेरे चरित्र को नष्ट करने पर तुले थे। यह घटना मुझे मिले सबसे बड़े वरदानों में से एक है, क्योंकि इसने मुझे क्षमा करना सिखाया। इसने मुझे यह भी सिखाया कि क्षतिपूर्ति का नियम हमेशा और हर जगह सक्रिय होता है और इंसान जो बोता है वही वह काटेगा। इसने मेरी प्रकृति से किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में व्यक्तिगत प्रतिशोध चाहने के आखिरी विचार तक को मिटा दिया। इसने मुझे सिखाया कि समय सभी सही लोगों का मित्र होता है और सभी अन्यायी और विनाशकारी लोगों का जानी दुश्मन होता है। इससे मैं उस महान शिक्षक की पूर्ण समझ के ज़्यादा करीब पहुंचा जिन्होंने कहा था, हे परमपिता, उन्हें क्षमा करें क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। एक अजीब चीज अभी हाल ही में हुई। एक पल पहले मैंने अपनी घड़ी निकाली, ये मेरे हाथ से फिसल गई और फर्श पर गिरकर चूर चूर हो गई। कुछ पल पहले तक जो शानदार घड़ी थी, मैंने उसके टूटे फूटे अवशेष उठाए और जब मैंने इसे उलट पुलट कर देखा तो मुझे याद आया कि कोई भी चीज़ यूं ही नहीं होती है। ये मेरी घड़ी किसी ने बनाई थी ताकि एक निश्चित काम करे, एक निश्चित योजना के अनुसार चले। इससे कितनी ज़्यादा निश्चित बात यह है कि हम इंसानों को भी किसी ने बनाया है ताकि हम एक निश्चित योजना के अनुसार चलें, एक निश्चित काम करें। यह कितना बड़ा वरदान है जब हमें इस तथ्य का एहसास हो जाता है कि शायद हमें विनाशकारी बनाने के इरादे से नहीं बनाया गया था और हम भौतिक दौलत की श्रेणी में आने वाले जितनी भी चीज़ें इकट्ठी करते हैं, वे सारी चीज़ें आखिरकार उस धूल की तरह बेकार हो जाएंगी जिसमें हमारा मांस और हड्डियां विलीन हो जाएंगे। इस ऑडियो में इतना ही। मिलती हूँ अगली ऑडियो में पुस्तक के अगले अंश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।